राह में मुश्किल होगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही। हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके। दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा ना सके। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी सत्कार होगा। तुम कुछ लिखो तो सही, तुम कुछ आगे पढ़ो तो सही। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल NCERT टॉपिक पर मैं संदीप शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारा अध्ययन चल रहा है NCERT की किताबों में से बनाए हुए नोट्स में से कक्षा 7 भूगोल का हम अध्ययन कर रहे हैं, जियोग्राफी का। कक्षा 7 भूगोल की किताब का नाम है दोस्तों हमारा पर्यावरण। जो नोट्स हैं दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो रीट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे एचटेट हो, चाहे आरपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। और आज हम अध्ययन करेंगे पाठ संख्या 4, कक्षा 7 भूगोल। तो चलिए आरंभ करते हैं। पाठ संख्या 4 का नाम है दोस्तों वायु यानी एयर। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रीन हाउस गैस के अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना असंभव होता। दोस्तों, मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है और इसके बाहर एक लेयर है दोस्तों, और सूर्य की ऊष्मा का कुछ प्रतिशत यहाँ पर रुक जाता है और कुछ प्रतिशत पृथ्वी तक पहुँचता है। वापिस पूरी जो ऊष्मा है वो पृथ्वी से बाहर नहीं चली जाती, उसका कुछ अंश ये लेयर जो है चारों ओर ये रोके रखती है। और इसीलिए जो पृथ्वी का तापमान है वो मेंटेन रहता है। और ये लेयर जो है वो पृथ्वी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और इसी में ओजोन परत भी है। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक 78% 78% पाए जाने वाली गैस है। महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी लेते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन कितनी है? 21% यानी 21%। दूसरी सबसे ज़्यादा मात्रा में गैस है। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। और यह बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण 5 बिंदु हैं दोस्तों। प्रीवियस 2021 सीटेट में ये क्वेश्चन इस बिंदु में से पूछे गए हैं। वायुमंडल की 5 परतों के बारे में पूछा गया था सीटेट में। अक्षोभ मंडल देखिए, फर्स्ट पॉइंट। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 13 किलोमीटर है। इसी में हम सांस लेते हैं, इसी में वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण होता है। समतापमंडल देखिए, अक्षोभ मंडल के ऊपर का भाग यह कितना है? 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला है। यहाँ हवाई जहाज उड़ते हैं, मेघ होते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण ओजोन गैस की परत है। सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट बिंदु देखिए, मध्यमंडल। यह वायुमंडल की थर्ड लेयर है, यानी तीसरी परत है। यह
समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में तापमान तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर यानी 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। ये सीटेट में पूछा गया था, रेडियो संचार के लिए किस परत का उपयोग होता है, तो बाह्य वायुमंडल का उपयोग यहाँ पर होता है। और ये तथ्य बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। यह वायु की पतली परत होती है जिसमें हीलियम एवं हाइड्रोजन गैसें मिलती है। इंपॉर्टेंट बिंदु है, हीलियम और हाइड्रोजन गैसें ज़्यादा कहाँ मिलती है, बहिर्मंडल में। नेक्स्ट देखिए, दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन कहलाती है। आपतन सूर्याताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ध्रुवों पर हमेशा बर्फ रहती है, वहाँ पर तापमान बहुत ही कम रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री पर जमता है, वह 100 डिग्री पर उबलता है। और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आविष्कार किसने किया, जो मानक इकाई है डिग्री सेल्सियस, उसका किया एंडर्स सेल्सियस ने। ये हैं एंडर्स सेल्सियस, स्वीडन के थे ये महाशय एंडर्स सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा क्या होता है, प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसको आपको समझना है कि जहां पर ज्यादा गर्मी पड़ेगी वहां पर वायु यानी एयर हॉट एयर में परिवर्तित होकर अप होती है यानी ऊपर उठती है। वहां जहां उच्च गर्मी पड़ती है, उच्च तापमान होता है, वहां निम्न वायु दाब क्षेत्र बनता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निम्न दाब। निम्न दाब कब, जब गर्मी ज़्यादा पड़ेगी या जहां पर बहुत ज़्यादा सूर्यताप प्राप्त होगा, वहां निम्न दाब क्या बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ ये जुड़ा हुआ है। आगे देखिए, कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह क्या होती है, भारी होती है, हैवी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। उत्तर भारत में ये दिसंबर और जनवरी के महीने में देखने को मिलता है। वहां पर क्या होता है, उच्च दाब क्षेत्र बनता है क्योंकि वहां पर ठंड होती है। आगे देखिए, वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। राइट डाउन कीजिएगा। आगे देखिए, पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। जैसे पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पवन या पछुआ पवन कहते हैं।
पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। वो कौन कौन सी हैं देखिए। नंबर 1 स्थायी पवनें। ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये 3 बिंदु हैं, 3 प्रकार पवन के एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस। नंबर 2 देखिए, मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरणतः भारत में मानसूनी पवनें। नेक्स्ट देखिए, स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण स्थल एवं समुद्री समीर और लू। ये क्या है? स्थानीय पवनें हैं। जैसे कि लू जो है वो अधिकतर भारत के राजस्थान में, ठीक है। तो स्थानीय पवनें किसी विशेष समय में ही चलती है। आगे देखिए, वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। आगे देखिए, कुछ चित्र आपको दिए गए हैं और बताया गया कि ये क्या चीज है। देखिए, एक गुड़िया जो है वो तापमापी को देख रही है। तापमापी तापमान मापती है दोस्तों। कितना डिग्री सेल्सियस तापमान है, तापमापी का कार्य है। आगे वायुदाब मापी क्या नापती है दोस्तों? क्या माप करती है दोस्तों? ये वायुदाब मापती है। इस समय क्या वायुदाब है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए ऊपर से वर्षा हो रही है और ये यंत्र पकड़े यहाँ पर बैठा हुआ एक छात्र, ये वर्षा मापी है दोस्तों। और वर्षा की जो मात्रा है वो ये मापती है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक बालक एक चित्र को देख रहा है। घर के ऊपर एक यंत्र लगा हुआ है, उस यंत्र को ये देख रहा है। और ये जो यंत्र है उसका नाम है वात दिग्दर्शी, यानी जो पवन की दिशा को बतलाता है, पवन की दिशा बताता है कि हवा इस समय किस दिशा से आ रही है और किस दिशा को जा रही है, उसका पता ये हमें देता है। ये है वात दिग्दर्शी। होप आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। और दोस्तों, हर इंसान के जीवन में जो बाधाएं हैं वो ज़रूर आती है। चाहे कोई लम्हा हो, कोई समय हो दोस्तों, आपको उस कठिनाई में, उस बाधा में, उस परेशानी में कभी हारना नहीं है दोस्तों। और इस समय मुझे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की चंद लाइनें दोस्तों याद आ रही हैं कि देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। तो दोस्तों, आज की कक्षा आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में आपसे जल्द ही मेरी मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।